हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। अगर मैं आपसे इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 8 to 10 पेजेस के आसपास का चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर की खासियत यह है कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है जो आपको पढ़ना है, वो है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 135। और ये पूरा चैप्टर उसी सेक्शन पे बेस्ड है। लेकिन इस सेक्शन तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस सेक्शन से रिलेटेड रूल्स वगैरह मिला करना ये कंटेंट 7-8 पेज का हो जाता है। अगर मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करूं, इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको इस टॉपिक का बैकग्राउंड दूं, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सर देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक कंपनी जो होती है वो कंपनी समाज में प्रॉफिट कमाती है। अब एक कंपनी अपना प्रॉफिट समाज से डिराइव कर रही है। समाज के लोग उससे अगर सामान ही नहीं खरीदेंगे तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी, धंधा कैसे करेगी। मान लो मेरे आसपास गली मोहल्ले में कोई दुकान है, अगर हम आसपास के जो नेबर हैं, पड़ोसी, अगर हम उस दुकानदार से सामान ही नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार धंधा कैसे करेगा, प्रॉफिट कैसे कमाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई कंपनी समाज में वर्क करती है तो अगर लोग उससे सामान ही नहीं खरीदेंगे तो वो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी। तो इसका मतलब एक चीज समझ आती है कि एक कंपनी को समाज में स्टैंड करने के लिए उस कंपनी के कस्टमर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक कस्टमर बेस कंपनी का स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कंपनी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकती। अब एक कंपनी को अगर कस्टमर्स इतना सपोर्ट करके अगर मान लो खड़ा कर देते हैं उसके पैरों पे और कंपनी ग्रो कर जाती है, तो लॉ कहता है कि उस कंपनी की भी समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके वेलफेयर के लिए कुछ करे। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि एक कंपनी जिस सोसाइटी में प्रॉफिट अर्न कर रही है वो खाली प्रॉफिट अर्न करने पे फोकस ना करे, वो उसी सोसाइटी से क्योंकि पैसा कमा रही है तो उसी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ लोगों के ऊपर भी पैसा खर्चे। अब वो पैसा कैसे कर सकती है। मान लो आपको लगता है आपकी सोसाइटी में गरीब बच्चे हैं, आप उनकी एजुकेशन के लिए फंडिंग दे सकते हो। आपको लगता है आपके उधर गरीब लोग हैं जो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फंडिंग दे सकते हो। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो तो इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी ने अपनी समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 जो भी चल रहा है इंडिया के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया में मैंडेटरी रिकॉग्नाइज किया गया था। इससे पहले ओल्ड कंपनीज एक्ट, जो इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 होता था, वहां पे भी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती थी, CSR कंट्रीब्यूशन करती थी। CSR कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि गरीब लोगों का भला करती थी या आसपास की सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कंपनीज मेजर लेती थी। लेकिन पुराने वाले कंपनीज एक्ट में ये चीजें मैंडेटरी नहीं थी। नए वाले कंपनीज एक्ट के अंदर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया। ऑल्दो सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ बताई हुई है क्लास ऑफ कंपनीज की सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी है। वो कौन सी कंपनीज होती है उनके बारे में मैं भी जिक्र करूंगा। तो ले देके यहां पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैं बुक से स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपको एक अभी उसके बारे में एक आइडिया दे रहा हूं कि पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन कौन सा है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो सर जो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, इसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSR। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं तो सर ये जो CSR का कॉन्सेप्ट है, ये कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में कवर्ड है। सर ये सेक्शन नंबर 135 में कवर्ड है। और ये आप दिमाग में बिठा लो कि पेपर में शॉर्ट एक क्वेश्चन CSR के ऊपर आता ही है। वो कोई भी कोर्स का बच्चा हो, CA का, CS का, CMA का, किसी भी कोर्स का बच्चा हो, हर कोर्स के अंदर CSR है और हर कोर्स में CSR के ऊपर क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है।
अब मैं अगर आपसे बात करूं सर सेक्शन 135 जो सीएसआर है, प्लस में आपको खाली सेक्शन नहीं पढ़ना, साथ में आपको क्या पढ़ने हैं, सीएसआर से रिलेटेड रूल्स पढ़ने हैं। सीएसआर से रिलेटेड क्या पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ने हैं। सर अब सीएसआर होता क्या है, आपको यह समझ आ गया कि एक कंपनी जब समाज में प्रॉफिट कमा रही है तो उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, लिटिल बिट पोर्शन, वो कितना पोर्शन होगा भी बताऊंगा, अपनी सोसाइटी के आसपास के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करे उस पैसे को, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जरा अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। सर लॉ कहता है सीएसआर का कंसेप्ट एवरी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है। हर एक कंपनी कौन सी वाली, सर 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ ₹500 करोड़ और मोर है, और या जिसका टर्नओवर ₹1000 करोड़ और मोर है, या जिसकी नेट प्रॉफिट ₹5 करोड़ और मोर है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छा यहां पे 3 शब्द यूज हो रहे हैं, मैंने बोला एवरी कंपनी। अच्छा जब मैं बोल रहा हूं एवरी कंपनी, तो एवरी कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी भी आ गई, प्राइवेट कंपनी भी आ गई, प्लस पब्लिक कंपनी भी आ गई, दोनों आ गई। लेकिन कौन सी प्राइवेट और कौन सी पब्लिक कंपनी, सर आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल करती है तो आपकी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कांसेप्ट आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, और आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वेलफेयर वाला पैसा है वो वेलफेयर में लगाना पड़ेगा। सर क्राइटेरिया क्या है, 3 क्राइटेरिया है सर। या तो आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपकी कंपनी का टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, जो आपने सामान बेचा वो कितना है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट, सब कुछ खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचा है वो कितना है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा होता है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होगा। अच्छा यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा नेटवर्थ। अभी मैं तुम्हारे को नेटवर्थ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में नेटवर्थ का मतलब आप मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन 3 चीजों को हम जोड़ देंगे तो बनेगी नेटवर्थ। इन 3 चीजों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आएगी, कंपनी की नेटवर्थ। ये मैंने बोला ना अभी एग्जैक्ट नेटवर्थ की नहीं है डेफिनेशन, अभी एक मोटा मोटा रफली सिखा रहा हूं नेटवर्थ। ये मेन 3 चीजें जोड़ के आती है, इसमें से कुछ चीजें माइनस भी करनी होती है। एग्जैक्ट अभी नेटवर्थ की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना मान लो जब हम 3 चीजों को जोड़ देंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आएगी, कंपनी की नेटवर्थ। तो मैंने क्या बोला, सर आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी थोड़ा सा ना गला सेट नहीं है 2 दिन से, अगर आपकी कंपनी इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल कर देती है तो आपकी कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी हो जाएगा और आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लग जाएंगे। तो फटाफट बोलो 3 क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या तीनों एक साथ पूरे करने हैं? सर आंसर इज नो, तीनों में और लिख दिया मैंने, तीनों में से कोई एक, अगर आप एक क्राइटेरिया भी पूरा कर दोगे तीनों में से तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सर क्या है 3 क्राइटेरिया, या तो आपकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपका टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपका नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द
इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है तो आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लगेंगे, मैंडेटरी, और आपकी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होगा। अच्छा, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब यह चीज हर साल देखनी है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27, एक समझाने वाली बात कर रहा हूं। मान लो ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है और मान लेते हैं कि हमारा इस वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा 7 करोड़ रुपए का आया है। 7 करोड़ का हमारा नेट प्रॉफिट आया है। तो अब हमारे को 26-27 के अंदर सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना, 27-28 में करना है, क्योंकि हम 27-28 में जब हम जाएंगे अगले साल में तो हमें कब का देखना होता है, हमें देखना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। सो 27-28 के अकॉर्डिंग 26-27 में क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का था तो हमारे को 27-28 के अंदर सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है, मतलब लोगों के भले के लिए पैसा लगाना है। अब मान लो 27-28 को हमारा नेट प्रॉफिट 4 करोड़ निकल कर आया। अब हमारा नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से गिर के कितना हो गया, 4 करोड़ 27-28 में। तो हमारे लोगों को फाइनेंशियल ईयर 28-29 के अंदर सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से कम है। क्योंकि 3 क्राइटेरिया थे ना, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। मैं नेट प्रॉफिट वाले क्राइटेरिया को बेस लेकर चल रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 में हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा था तो हमारे को 27-28 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बेस का देखते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये तीनों क्राइटेरिया कब देखने हैं, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उसका मतलब पिछले साल अगर हम तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो इस साल हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम पिछले साल में इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे तो हमारे को इस साल सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना है। तो वही मैंने एग्जांपल देके समझाया कि सर अगर 26-27 में हमारा नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का था, मतलब नेट प्रॉफिट हमारा 5 करोड़ से ज्यादा था, तो 26-27 में नहीं, 27-28 में हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगले साल। अगर 27-28 में हमारा नेट प्रॉफिट अब 4 करोड़ आया तो 27-28 मतलब 5 करोड़ से कम आया, तो अब 28-29 अगले साल में हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट नहीं करना। मतलब पिछले साल के बेस पे हम देखते हैं कि इस साल सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। बात समझ आ गई? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को बेस बनाकर चलते हैं। अब एक तो यह बात हो गई कि सर सीएसआर किसे कंट्रीब्यूट करना है, किसे कंट्रीब्यूट नहीं करना। अब सर बात यह निकल कर आती है कि सर सीएसआर कंट्रीब्यूट जो करना है वो कितना करना है। सर लॉ कहता है अगर एक बार आपकी कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग गए तो आपको अपने 3 साल की एवरेज का 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का कितना? 2% मिनिमम है, वो 2% मिनिमम है। आप उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहो कर दो, उससे कम भी कंट्रीब्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, मान लेते हैं अभी करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 27-28, 26-27, मान लेते हैं अभी करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो इससे पहले वाले 3 साल कौन से हो गए? इससे पहले वाले 3 साल हो गए 25-26, 24-25, 23-24, ये 3 साल हो गए। मान लो 2023-24 के अंदर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 4 करोड़ का था, 4 करोड़ का था। 2024-25 के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का था। ठीक है जी, कितने हो गए? 7 करोड़। 2025-26 के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का था। क्या ये 25-26 में हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, क्या सर वो 8 करोड़ जो है क्या वो 5 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो क्या अब हमारे ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग जाएंगे? आंसर इज यस, क्योंकि हम सीएसआर के क्राइटेरिया में आ गए, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब हमारे को 25-26 में नहीं, जिस साल हमारा नेट प्रॉफिट एक्सीड हुआ है लिमिट, उस साल नहीं, अब उसके अगले साल हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब 26-27 में हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 26-27 में, क्योंकि सर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इसका मतलब हमने इन तीनों में से
ये थर्ड वाला क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो अब हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर अब बात आती है सर कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो सर मैंने क्या बोला, लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का 2%, लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का 2%। तो लास्ट 3 साल जो हमारे 26-27 से पहले वाले 3 साल कौन से हैं, 25-26, 24-25, 23-24, इनका नेट प्रॉफिट की एवरेज निकालनी है। तो इनका नेट प्रॉफिट हो गया 4 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 8 करोड़ डिवाइड बाय 3। तो सर ये हो गया हमारा 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो ये हो गया हमारा 15 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो सर ये हो गया हमारा 5 करोड़। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 5 करोड़। अब सर 5 करोड़ का भी 2%, तो 5 करोड़ का 10% होता है 50 लाख, तो 2% कितना हो गया 10 लाख। 5 करोड़ का 1% हो गया 1 लाख, ओ सॉरी 1% हो गया 5 लाख, तो 2% कितना हो गया 10 लाख। तो इस कंपनी को 5 करोड़ का 2% किसमें कंट्रीब्यूट करना है, सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है, मतलब 10 लाख रुपए इस कंपनी को सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट करना है इस कंपनी को। अब सर मैंने बोला जब सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है तो सीएसआर में कंट्रीब्यूट कहां करना है, तो सर ऐसा नहीं है कि आपके जो मन में आएगा आप कहीं पे भी कंट्रीब्यूट कर दोगे। हमारे कंपनीज एक्ट में आपको सर एक बात पता होगी, जब स्टार्टिंग में मैं पहली क्लास पढ़ाता हूं तो मैं एक बात बताता हूं कि सर हमारे कंपनीज एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं, जिसमें आप लोग शेड्यूल 3 के अंदर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो हम आपको पता है कि हमारे कंपनी एक्ट में टोटल के अंदर 470 सेक्शन 7 शेड्यूल्स हैं, तो उसका जो शेड्यूल नंबर 7 है, उसका जो शेड्यूल नंबर 7 है वहां पे सीएसआर एक्टिविटीज दी हुई है कि आप इन इन जगहों पे पैसा लगा सकते हो। तो आपको सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करना है जो एक्टिविटी शेड्यूल 7 में मेंशन है, आप उसके अलावा कहीं और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब और वो शेड्यूल 7 तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, शेड्यूल 7 में लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, नीचे की तरफ दिखा देता हूं तुम्हारे को शेड्यूल 7 के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहा। लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज कहां दी हुई है, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 7 में। यहां पे लिखा हुआ है इरेडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी, आप गरीबी दूर हटाने के लिए गरीबों का भला करना चाहते हो कर सकते हो। प्रमोटिंग एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप हेल्प करना चाहते हो कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी इंपावरिंग वुमेन, ये सब करना चाहते हो कर सकते हो। एनवायरमेंट के भले के लिए कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। तो ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है शेड्यूल 7 की। तो इस आपका जो पैसा है सीएसआर का, जो सीएसआर आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको शेड्यूल 7 में एक लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी हुई है, आप उस लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में किसी भी एक एक्टिविटी को चुनकर या 2 एक्टिविटी को चुनकर जो आपको लगता है आप बांट कर भी आप सीएसआर का पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको पैसा सिर्फ वहीं लगाना है जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज बताई हुई है वहीं पे, तभी आपकी कंपनी सीएसआर के क्राइटेरिया में आपका सीएसआर कंट्रीब्यूशन वैलिड माना जाएगा, वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो सर ये बात हमारे को क्लियर हो गई कि सर सीएसआर कंट्रीब्यूट कहां करना है, कहां नहीं करना, कितना करना है। तो सर अब हम सम अप करें, अब तक हमने क्या पढ़ा? तो सर अब तक हमने ये पढ़ा कि सर सेक्शन 135 सीएसआर में डील करता है, और सेक्शन 135 ये बोलता है कि हर कंपनी भले ही प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उस कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। सर उस कंपनी को कितना सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है? सर जितना उस कंपनी का नेट प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, उसकी एवरेज का 2% उस कंपनी को सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। सर कौन सी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है? सर उसके लिए हमारे को 3 क्राइटेरिया चेक करने होते हैं। भले ही आपकी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपकी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपकी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। सर कहां कंट्रीब्यूट करना है? अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सर कंपनी एक्ट में जो शेड्यूल 7 बताया हुआ है वहां पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी हुई है, उनमें से किसी एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी जिसमें भी आप पैसा लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं ले जा सकते। हाँ, उस शेड्यूल 7 में से अगर कोई एक्टिविटी चुननी है तो वो आपकी चॉइस है चूज करना, लेकिन उस शेड्यूल 7 के अलावा आप कहीं और पैसा नहीं लगा सकते। सर कितना कंट्रीब्यूट करना है? सर लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। सर ये तो बात हो गई हमारी खत्म, क्या कंट्रीब्यूट करना है, कितना करना है, ये सब कहानी तो हमारी हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझने वाली चीज ध्यान से सुनना। सर जो भी कंपनी सीएसआर कंट्रीब्यूट करेगी,
जो भी कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उस कंपनी को साथ में एक सीएसआर कमेटी भी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी, इस कमेटी का क्या रोल है? जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उसी में से कुछ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उसी में से कुछ डायरेक्टर्स इस कमेटी के मेंबर्स बनेंगे। ये कमेटी बेसिकली ये डिसाइड करेगी, ये कमेटी सीएसआर से रिलेटेड पॉलिसी बनाएगी, सीएसआर कहां कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, अच्छा वो जो सीएसआर कंट्रीब्यूट करा उससे कितना भला हुआ लोगों का, कितना नहीं, वो सब चेक करना, वो सारा काम इनका है। तो आपकी कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया, वो बात ठीक है, आपकी कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है, ये भी ठीक है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा? कंपनी के पास से कौन जाएगा, किधर डालना है सीएसआर का पैसा, कहां नहीं डालना, ये सब डिसाइड करना, फिर उसको जो लगा दिया उस पैसे को उसका इंपैक्ट चेक करना, उसे हम इंपैक्ट असेसमेंट बोलते हैं कि वो जो पैसा लगाया उससे कितना लोगों का भला हुआ, कितना नहीं, वो सब चेक करना, वो सारा काम किसका है? सीएसआर कमेटी का। तो सर जो भी कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लगेंगे तो उनको सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है, साथ में सीएसआर कमेटी भी बनानी है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपकी कंपनी के सीएसआर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, अगर आपकी कंपनी का जो सीएसआर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो लेस देन 50 लाख है, कितना है? लेस देन 50 लाख, 50 लाख से कम है, तो आपकी कंपनी को सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपकी कंपनी को सीएसआर कमेटी नहीं बनानी। तो मैंने क्या बोला? सर नॉर्मली जिस भी कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लगेंगे उस कंपनी को सीएसआर भी कंट्रीब्यूट करना और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए एक सीएसआर कमेटी भी बनानी है। लेकिन अगर आपकी कंपनी का सीएसआर कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट निकल कर आया, मतलब वो लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का जो 2% वाला अमाउंट निकल कर आया, अगर वो 50 लाख से कम है तो आपकी कंपनी को सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है अभी भी, लेकिन आपकी कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल अभी जो हमने ऊपर वाला दिया था, इस वाले एग्जांपल के अंदर हमारी कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के एवरेज के नेट प्रॉफिट का 2% जो निकल कर आया वो कितना था? 10 लाख। इसका मतलब ये 50 लाख से कम है, तो इस कंपनी को अब ये 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट तो करने हैं, लेकिन इस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का जो लास्ट 3 साल की एवरेज का नेट प्रॉफिट का जो 2% निकल कर आया वो 50 लाख से कम है। अगर ये 10 लाख की जगह मान लो 70 लाख होता, मतलब 50 लाख से ऊपर होता, तो फिर इस कंपनी को सीएसआर कमेटी भी बनानी होती और सीएसआर भी कंट्रीब्यूट करना होता। लेकिन क्योंकि ये 50 लाख से कम है, क्योंकि ये 10 लाख ही है, तो इस कंपनी को सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है लेकिन सीएसआर कमेटी नहीं बनानी, सीएसआर कमेटी नहीं बनानी। आई होप ये बात क्लियर हो गई गांव वालों आपको, ठीक है जी। तो इसका मतलब सर क्या सीखा? सर इसका मतलब हमने ये सीखा, अच्छा सर जिस कंपनी में अब सीएसआर कमेटी नहीं बनेगी वहां पे ये सारी चीजें कौन हैंडल करेगा कि भाई सीएसआर कहां कंट्रीब्यूट करना है, उसका इंपैक्ट चेक करना, ये सब कौन करेगा? वो कंपनी के नॉर्मल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही करेंगे। इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात ये हो गई, सर हर वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उस कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। सर कितना कंट्रीब्यूट करना है? सर लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का 2%। सर उसके बाद दूसरी चीज हमने ये देखी, सर जिस कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है साथ में उस कंपनी को सीएसआर कमेटी भी बनानी है, जिसके अंदर कंपनी के ही डायरेक्टर्स कुछ वहां पे जाकर क्या बनेंगे? मेंबर्स। जो कमेटी स्पेसिफिकली इसी सीएसआर के पर्पस के लिए बनी है, जो ये सब चेक करेगी सीएसआर कहां कंट्रीब्यूट करना है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है समाज पे वगैरह वगैरह। फिर दूसरी चीज हमने इसकी एक्सेप्शन ये देखी कि सर जिस कंपनी के ऊपर अगर सीएसआर कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है लास्ट 3 साल की एवरेज का 2%, अगर वो 50 लाख से कम आ रहा है तो उस केस में उस कंपनी को सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है लेकिन सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। उस केस के अंदर वो कंपनी के डायरेक्टर्स ही सीएसआर कहां कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, सारा हैंडल करेंगे। उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, यहां तक बेस क्लियर हुआ। अब बुक से रीड करना शुरू करते हैं। अब तुम्हारा मैंने बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा बेस बनवा दिया सीएसआर का। अब रीड करते हैं बुक से। तो चलो
गाइस अब बुक से पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आपका सीएसआर का बेस बन चुका है, बुक से पढ़ते हैं कि भैया क्या कहता है, प्रोविजंस को ढंग से पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हमने एक जरा कि सीएसआर क्यों लाया गया, उसके बारे में क्या नीड है। तो कहता है वी लिव इन अ डायनामिक लाइफ इन अ वर्ल्ड दैट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है समय बहुत ज्यादा बदल रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। समय बदल तो रहा है वाक्य में, और कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। कहते हैं ना लोग, समय नहीं है आज के जमाने में लोगों के पास, पहले समय ही समय था। ग्लोबल स्केल एनवायरमेंटल सोशल कल्चरल इकोनॉमिक इश्यूज हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। जो ग्लोबल लेवल पे ना, अच्छा देखो आपको नाम से क्लियर है, एनवायरमेंटल इश्यूज आज के डेट में आपको पता होगा एनवायरमेंट पे बहुत फोकस किया जाना शुरू हुआ है। पहले तो इंडिया में कम करते थे, अभी भी कम ही करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के कंपैरेटिव में फिर भी वर्ल्ड में वाइड ज्यादा किया जाता है। थोड़ा सा रिकॉग्निशन आनी शुरू हुई है कि हमें एनवायरमेंट खराब नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं करना है, एयर पोल्यूशन नहीं करना है। इंडस्ट्रीज के ऊपर बैन लगाया जा रहा है कि जो कंपनी ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। सोशल फैक्टर्स मीन समाज का देखना है, कल्चरल फैक्टर्स मींस कल्चर्स को प्रमोट करना है, और इकोनॉमिकल इश्यूज मींस इश्यूज इन टर्म्स ऑफ मनी कि समाज की मनी वाइज भी ग्रोथ करवानी है। तो कह रहा है बूस्टिंग प्रॉफिट इज नो लॉन्गर द सोल बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ responsible corporate citizen as they owe duty towards the society where they operate and they draw resources from it and as such they are part of the society। तो कह रहा है आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस का खाली मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, जिस सोसाइटी के अंदर वो प्रॉफिट कमा रही है उनको उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी सोचना चाहिए। Corporate social responsibility is underpinned by a public policy and therefore it has undeniable links with the law। कह रहा है सीएसआर एक पब्लिक पॉलिसी का एक मेजर है। पब्लिक पॉलिसी में जनता के भले के लिए ही बनाया गया है, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सीएसआर इज नॉट समथिंग न्यू टू इंडिया एंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन was embraced by many companies in various forms over the years। कह रहा सीएसआर कोई इंडिया में नया नहीं है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा तो तुमको पता है हमारे इंडिया की तो प्रथा में ही सीएसआर है। तुम कभी देखते हो कोई अननोन बंदा भी घर पे आ जाता तो मम्मी का अगर घर पे आ गया वो और गेट खटका दिया उसने, कोई मान लो कोई वेंडर ही आ गया गली मोहल्ले में सामान बेचने, तो मम्मी पूछ लेती है हमारी कि भैया पानी ले दूं, चाय दे दूं, कुछ पीना है। ये क्या है? सीएसआर ही तो है। हमारा कोई उससे मोटिव थोड़ी है, उस बंदे से हमारा कोई रिलेशन थोड़ी है, लेकिन स्टिल हम उसका भला कर रहे हैं। आस पड़ोस में गरीब दिख जाता है तो हम लोग उसको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। ये क्या है? सीएसआर ही तो है। तो इसका मतलब जो कंपनीज को हम बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे को अपने प्रॉफिट का 2% सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है, वो कॉर्पोरेट्स के लिए मैंडेटरी जरूर कर दिया गया है, और वो भी आपको पता हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया, सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी करा गया जिनकी आपको पता नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, तो उन्हीं कंपनी को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन सीएसआर की प्रथा तो इंडिया में शुरू से ही चलती आ रही है। आपको शायद ये बात पता या नहीं पता, हमारे इंडिया में एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि वुमेन को छुट्टियां भी मिलती हैं ऑफिस से, प्लस उसकी सैलरी भी नहीं कटती। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी से कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद तक ऑफिस से छुट्टियां भी मिलेंगी, प्लस उसकी पे भी नहीं कटेगी, उसको पैसे भी मिलेंगे। तो ये जो एक्ट है ये इंडिया में जब मैंडेटरी नहीं था ना, उससे पहले भी टाटा ग्रुप अपने ग्रुप के जो अपनी कंपनीज के जो फीमेल एम्प्लॉइज हुआ करती थी उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया करता था, वर्कर्स को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया करता था। तो सोचो कितनी समझने वाली बात है कि कोई लॉ आने के बाद तो दुनिया सीएसआर कर रही है क्योंकि मजबूरी हो गई करना, लेकिन टाटा ग्रुप जैसा ग्रुप तो बिना सीएसआर के लॉ के भी लोगों का सीएसआर कर रहे थे, लोगों का भला कर रहे थे। और इंडिया के तो हर घर में सीएसआर होता है, घर से ही शुरू होता है। हर किसी का अगर जो इंसान अपने हिसाब से सक्षम होता है वो अपने हिसाब से अपने नीचे वाले की हेल्प करने की सोचता ही है कि अगर उसको लगता है कि वो हेल्प कर सकता है तो कर देते हैं बहुत सारे लोग। बाकी अब कंजूस ही हो तो अलग बात है। तो ये बेसिकली इस वाले पूरे सब पैराग्राफ में सीएसआर के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा है, तो ये सब तब खुद रीड कर लोगे। हम सीधा लीगल प्रोविजंस पे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135, यहां से कहानी शुरू हो रही है। Section 135 subsection 1 of the Company Act read with rule provides rule 3 the CSR provision is applicable to company which fulfills any of the following criteria during the immediately preceding financial year। any क्योंकि तीनों में और है, मतलब आपको तीनों कंडीशन एक साथ पूरी करने की जरूरत नहीं है। आप तीनों में से कोई एक भी पूरी कर लोगे तो आपका सीएसआर का कॉन्सेप्ट चल जाएगा। गर्मी लग रही है एसी चलाना, तो आप तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा कर लोगे तो आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर वो तीन क्राइटेरिया क्या क्या है?
अगर किसी कंपनी की, देखो यहां पे ना वर्ड कंपनीज है, तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि हर कंपनी पे सीएसआर लगता है, भले ही कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, मगर उसको इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। या तो उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या उस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर वो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा कर रही है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इस साल सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 था और करंट ईयर अगर आपका 26-27 है, अगर आप इस वाले साल के अंदर सीएसआर क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, अगर आप इस वाले साल के अंदर सीएसआर क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, तो आपको इस वाले साल सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 26-27 में सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है या नहीं, तो उसके लिए हमें 25-26 का साल देखना पड़ेगा। अगर 25-26 साल में इन तीनों में से हम कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं, तो हमारे को सीएसआर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और कितना कंट्रीब्यूट करना है सर? लास्ट 3 इयर्स की एवरेज का नेट प्रॉफिट का 2%। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये ना एक, अच्छा, नेटवर्थ क्या होती है मैंने तुम्हारे को बताया था, वैसे मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाऊंगा, नेटवर्थ में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए आप मोटा मोटा इतना मान लो, मैंने आपको बताया था कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट, तीन चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? नेटवर्थ। अब ना नीचे ना मैंने एक पैराग्राफ डाला है, ये पैराग्राफ हो सकता है तुम्हारी बुक में ना हो। अब जिनके पास आगे से बुक जाएंगे उनके पास तो पैराग्राफ होगा उनकी बुक में, लेकिन जिनके पास पहले से बुक जा चुकी हो सकता है उनकी बुक में पैराग्राफ ना हो। ये पैराग्राफ ऐड कर लेना, ये वाला पैराग्राफ ऐड कर लेना, सिर्फ ये इतना पैराग्राफ, ये 2-2.5 लाइनें हैं जो मैंने अलग से लिखी हैं। ये मिस हो गई थी, सेक्शन की ही वर्डिंग है, मिस हो गई थी तो ये मैंने लिखी है यहां पे। अब ये आगे क्या बोलता है? द कंपनी विच फॉल्स अंडर द अबव मेंशन क्राइटेरिया, अगर आपकी कंपनी इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में भी आती है, शेल कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमेटी, उस कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी? एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी स्टार्टिंग के अंदर कि सर जब भी कोई कंपनी तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करती है, उस कंपनी को सीएसआर भी कंट्रीब्यूट करना होता है और सीएसआर कमेटी भी बनानी होती है। और सीएसआर कमेटी में कंपनी के ही कुछ डायरेक्टर्स वहां पे क्या बनते हैं? मेंबर्स बनते हैं। और इस सीएसआर कमेटी का काम क्या होता है? सर सीएसआर कहां कंट्रीब्यूट करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाना, कितना कंट्रीब्यूट करना है, प्लस उसको कंट्रीब्यूट करने के बाद उसका इंपैक्ट असेसमेंट चेक करना कि उससे कितना लोगों का भला हुआ, कितना नहीं हुआ। ये सब काम किसका होता है? सीएसआर कमेटी का होता है, चेक करना। तो अब जरा एक चीज समझ लो, तो सीएसआर कमेटी, मैंने तुम्हारे को बताया जिस कंपनी के ऊपर भी सीएसआर के प्रोविजंस लग गए उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी मैंडेटरी है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन क्या है जो मैंने तुम्हारे को बताई थी कि अगर किसी कंपनी का सीएसआर कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है, जो लास्ट 3 साल की एवरेज का 2% वाला अमाउंट निकल कर आया, अगर वो 50 लाख से कम है, तो उस कंपनी को सीएसआर तो कंट्रीब्यूट करना है लेकिन सीएसआर कमेटी नहीं बनानी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी तो पहले आपको सिर्फ नोवो एक्सेप्शन वाली बात तो आगे आएगी, अभी तो आपको सिर्फ नॉर्मली इतना बता रहा है, कह रहा है जो कंपनी इनमें से किसी एक क्राइटेरिया में भी आती है, द कंपनी विच फॉल्स अंडर द अबव मेंशन क्राइटेरिया शेल constitute a corporate social responsibility committee of the board consisting of 3 or more directors out of which at least 1 director shall be independent director। तो इसका मतलब जो भी कंपनी सीएसआर क्राइटेरिया बनाएगी, उस कंपनी, जो भी कंपनी सीएसआर क्राइटेरिया में आएगी, उसको सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। और इस सीएसआर कमेटी के अंदर 3 और मोर डायरेक्टर्स, कंपनी के ही 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर इस कमेटी के मेंबर बनेंगे। इन 3 में से कम एटलीस्ट एक बंदा कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको पता ही है कौन होता है? सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करता, जो रोजमर्रा की चीजें नहीं देखता। ये पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आता है, एडवाइस देता है, चला जाता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी से सैलरी नहीं मिलती, सिटिंग फीस मिलती है। जिस मीटिंग में वो आ रहा है, एडवाइस दे रहा है, उस दिन की उसको सिटिंग फीस मिल जाएगी, बात खत्म। तो इसका मतलब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग हो रही है, 4 बार आ रहा है, तो उसको 4 बार की सिटिंग फीस मिलेगी और उसके बाद उसकी कहानी खत्म, बस वो चला जाएगा। उसके बाद उसको मंथली सैलरी नहीं मिलती, कोई रेम्यूनरेशन अलग से नहीं मिलता। तो सीएसआर कमेटी क्या बोल रहा है? वो कह रहा है जो भी कंपनी सीएसआर क्राइटेरिया में आ रही है, मतलब अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर,
तो उस कंपनी को एक सीएसआर कमेटी बनानी है जिसमें से कंपनी के डायरेक्टर ही वहां पे जाकर क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। और कम से कम 3 डायरेक्टर वहां पे मेंबर बनने चाहिए, जिसमें से एक डायरेक्टर कम से कम कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब नीचे ना एक चीज बता रहा है वो, अब नीचे की तरफ एक पॉइंट लिखा है, देखो ये वाला पैराग्राफ तो मैंने तुम्हारे को बता दिया, तुम्हारी बुक में शायद नहीं था तो इसको लिख लेना। अब ये नीचे वाला पैराग्राफ तुम्हारी बुक में है, provided that where a company is not required to appoint an independent director under subsection 4 of section 149, it shall have in its CSR committee 2 or more normal director। अब इसका क्या मतलब, 2 or more directors कह रहा है, अगर आपकी कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ रही है लेकिन आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो आपकी कंपनी की सीएसआर कमेटी के अंदर नॉर्मल जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, 2 या 2 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर भी होंगे तो काम चल जाएगा। अब इसका लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों लिखा है, अब इसका लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों करा यहां पे। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले तो आप समझो कि किस कंपनी को अपॉइंट करना होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी को अपॉइंट नहीं करना होता। अगर मैं आपसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं कंपनी एक्ट में, वो सेक्शन नंबर 149(4) से लेकर 11 तक में दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस। अब वहां पे ना क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को अपॉइंट करना होता है, तो एक तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को अपॉइंट करना होता है, एक तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है, मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो उस केस में आपको 3 कंडीशन देखनी पड़ती है। या तो आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, 10 करोड़ और मोर है, या आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या आपकी कंपनी की बोरोइंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़ है। तो अगर आपकी कंपनी, या तीनों में ना और होता है, और ये सारी कंडीशन एक साथ पूरी नहीं करनी, तीनों में से कोई एक। तो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही होता है। आंख बंद कर लो, करना ही है, बात खत्म। पेड अप कितनी है, टर्नओवर कितना है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है। लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो आपको इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। या तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपका टर्नओवर कितना हो, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपकी बोरोइंग कितनी हो, 50 करोड़ से ज्यादा। देखो ऊपर वाले में 10 और मोर है, सेकंड वाले में 100 और मोर है, लेकिन थर्ड वाले में एक्सीडिंग 50 है। 50 और मोर नहीं है, एग्जैक्ट 50 कवर नहीं है, एक्सीडिंग 50 है। तो इसका मतलब अगर आप इससे देखो तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में तो अपॉइंट करना ही नहीं है, भले ही वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। क्योंकि दोनों ही केस में अगर आप देखो तो वर्ड पब्लिक कंपनी यूज हो रहा है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी को अपॉइंट करने ही होते हैं, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो फिर इन 3 में से कोई एक चीज अगर पूरी हो रही है तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही नहीं है। प्लस वो वाली पब्लिक कंपनियां जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना। लेकिन अगर आप सीएसआर के प्रोविजंस देखो, अगर आप सीएसआर के प्रोविजन देखो तो वो तो हर कंपनी पे लगते हैं, प्राइवेट पे भी और पब्लिक पे भी। तो मान लो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और मान लो उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस तो लग गए। लेकिन प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होते ही नहीं है, क्योंकि उनको अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं होती। तो वो वाली प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, वो अपने सीएसआर कमेटी जो बनाएगी उसमें कंपनी के 2 या 2 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर भी होंगे तो काम चल जाएगा। ये उनके लिए पॉइंट है। या फिर वो वाली पब्लिक कंपनियां जो इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आ रही हैं लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं। अब उन वाली पब्लिक कंपनियों में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे,
तो उन वाली कंपनियों को भी सीएसआर जब कमेटी बनाएंगी तो उस कमेटी में 2 या 2 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी है तो काम चल जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात यह हो गई, जिस कंपनी में सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी है। तो सीएसआर कमेटी में 3 या 3 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर उस कंपनी में सीएसआर क्या कहते हैं, सॉरी, अगर उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है और उस कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया तो उस कंपनी को सीएसआर कमेटी तो बनानी है, लेकिन उसमें फिर 2 या 2 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या बोलता है? एज पर रूल 12(1)(b) of Companies Accounts Rule 2014, every company covered under the provision of subsection 1 of section 135, section 135 subsection 1 यही है जो 3 क्राइटेरिया है। आगे, shall furnish a report on corporate social responsibility in form number CSR2 to the registrar for preceding financial year 2021 and onwards as an addendum to the form AOC4 और AOC4 XBRL और AOC4 NBFC as the case may be। अब इसका क्या मतलब है, बड़े ध्यान से सुन लो। सर, आपको पता होगा हर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओसी को फाइल करनी होती है, और हर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओसी को कब फाइल करनी होती है? जो कंपनी की एजीएम होती है उस एजीएम होने के 30 दिन के अंदर। और हर एक कंपनी को एजीएम कब करानी होती है? सर, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर। तो जैसे मान लो, आपको पता है ये बात, मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, तो ये 1/4/25 से लेकर 31 मार्च 26 तक का साल हो गया। तो इस कंपनी की एजीएम कब होगी? सर, विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 6 months ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी को क्या करानी होती है? अपनी एजीएम। तो 30 सितंबर 2026 ये क्या हो गई? ड्यू डेट ऑफ एजीएम। ड्यू डेट ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये कंपनी की एजीएम की क्या हो गई? ड्यू डेट हो गई। 30 सितंबर 2026 कंपनी की एजीएम की क्या हो गई? ड्यू डेट हो गई। अब ये जो 30 सितंबर 2026 कंपनी की एजीएम की ड्यू डेट है, इसके विद इन 30 डेज के अंदर, यहां से विद इन 30 डेज के अंदर हर कंपनी को, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं कि मान लो कंपनी की ड्यू डेट एजीएम की 30 सितंबर है और मान लो कंपनी एजीएम 30 सितंबर को ही करा रही है, तो फिर यहां से 30 दिन। लेकिन अगर कोई कंपनी एजीएम पहले करा लेती है तो फिर उसके वहां से 30 दिन कैलकुलेट होंगे। जब भी कोई कंपनी एजीएम कराती है उसके विद इन 30 डेज में हर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को फाइल करनी होती है। किसको फाइल करनी होती है? आरओसी को, इन फॉर्म नंबर AOC4, इन फॉर्म AOC4 में। तो AOC4 जो फॉर्म है, किस चीज का फॉर्म है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी फाइल होने का फॉर्म है। सर, ये कब फाइल होता है? जब कंपनी की एजीएम होती है उसके 30 दिन के अंदर। तो अब ये यहां से इस AOC4 भी ना कई तरीके के हैं। अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है तो वो AOC4 नॉर्मल वाला फाइल करेगी। अगर आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है, वहां पे ना एक्चुअल में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला एक चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला, वो सीए के कोर्स में है, सीएमए फाइनल के कोर्स में भी है। तो उसमें अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो कि XBRL का एक कॉन्सेप्ट होता है, XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये बड़ी कंपनीज पे लगता है। मतलब छोटी कंपनी को नॉर्मल AOC4 फॉर्म फाइल करना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बड़ी कंपनीज को AOC4 XBRL फाइल करना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। और अगर आपकी कंपनी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस कंपनी को AOC4 NBFC वाला फॉर्म फाइल करना होता है। मतलब फॉर्म तो AOC4 ही है, लेकिन फॉर्म के नाम अलग अलग हैं, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी है। तो ये फॉर्म कब फाइल करना होता है हर कंपनी को? फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ उसके 6 महीने बाद, जो 6 महीने में जो एजीएम हुई, एजीएम होने के 30 दिन में फाइल करना होता है। तो कह रहा है हर वो कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड उसके बाद से उस कंपनी को CSR2 एक फॉर्म है जिसके अंदर कंपनी ने एक CSR की रिपोर्ट रेडी करके देगी कि हमने CSR का अमाउंट कितना बना, कहां कंट्रीब्यूट करा, वगैरह वगैरह। और वो रिपोर्ट CSR2 की किस फॉर्म में लगाकर भेजनी है? AOC4 के अंदर ही लगाकर भेजनी है 2020-21 के बाद से। लेकिन वो नीचे क्या कह रहा है?
अगर कोई कंपनी प्रीसीडिंग 2021 में है तो वो वाली कंपनी को अपना जो CSR 2 फॉर्म है वो सेपरेटली फाइल करना था AOC 4 के अलावा। इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात यह है कि 2020-21 के बाद से हर एक, देखो CSR 2 एक फॉर्म है जो हर एक कंपनी को अपनी CSR की रिपोर्ट बनाकर फाइल करनी होती है उस CSR फॉर्म CSR 2 फॉर्म के अंदर। तो कह रहा है 2020-21 के बाद से हर वो कंपनी को AOC 4 तो फाइल करना ही होता है। तो 2020-21 के बाद से आप लोग क्या करो, जो आपका AOC 4 है आप उसी के साथ CSR 2 भी लगाकर भेज दो 2020-21 के बाद से। अब तो मतलब आजकल तो ऐसे ही चलता होगा, लेकिन जो कंपनियां 2020-21 से पहले की थी तो उन लोगों के लिए क्या था कि आप लोग सेपरेटली फाइल करो, AOC 4 अलग और CSR 2 अलग। वो ये बता रहा है नीचे, बस नीचे क्या बोलता और इसमें कुछ काम का है? ये काम का नहीं है, बेकार है। और इस केस में भी कुछ काम का है, ई फॉर्म स्टैंड अलोन एक्सट्रैक्ट, बेकार है, कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो। द CSR रूल्स हैव वाइडन द एम्बिट, एम्बिट मीन स्कोप, एम्बिट का मतलब क्या होता है? स्कोप। द CSR rules have widened the scope for compliance obligation to include the holding and subsidiary company as well as foreign company whose branches or project offices in India which fulfills the criteria specified above। सर इसका क्या मतलब है? सर इसको समझ लो बड़े ध्यान से। कह रहा है CSR के प्रोविजंस हर कंपनी पे लगते हैं। अगर आपकी कंपनी इंडिया कंपनी है तब भी, अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट कर रही है और वो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रही है उस पर भी लगेंगे CSR के प्रोविजन। अगर कोई होल्डिंग कंपनी इंडिया में सब्सिडरी बाहर है और आपका ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा, उस पर भी लगेंगे। सब्सिडरी इंडिया में, होल्डिंग बाहर है, लेकिन आपकी इंडिया वाली कंपनी अगर CSR का क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो उस पर भी लगेंगे। देखो एक चीज याद रखना, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी पे बाय डिफॉल्ट नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर होल्डिंग कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजन लग रहे हैं तो सब्सिडरी पे भी लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर होल्डिंग पे CSR के प्रोविजन लग रहे हैं और सब्सिडरी भी CSR के क्राइटेरिया में आ रही है तो ही CSR के प्रोविजन लगेंगे। अगर सब्सिडरी CSR के क्राइटेरिया में नहीं आ रही, मतलब सब्सिडरी इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही लेकिन होल्डिंग फुलफिल कर रही है, तो सिर्फ होल्डिंग को ही CSR कंट्रीब्यूट करना है, सब्सिडरी को CSR कंट्रीब्यूट नहीं करना है। तो नीचे यही बता रहा है, अकॉर्डिंग टू CSR रूल्स द CSR provision will be applicable to every company including its holding or subsidiary and a foreign company having its branch or project office in India having a net worth of 500 crore or more or turnover of 1000 crore or more or a net profit of 5 crore or more during any financial year। any financial year की जगह immediately preceding financial year कर दो, any financial year की जगह immediately preceding financial year कर दो। तो इसका मतलब सीधी सी भाषा में बात यह है कि अगर पिछले साल के अंदर आपकी कंपनी तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रही है, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, कोई भी है, अगर वो तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो ही उसके ऊपर CSR के प्रोविजन लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। ठीक है जी, ये बात खत्म हो गई। अब CSR कमेटी वाली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी, अब इसको हम बुक से रीड करेंगे बस। अब देखते हैं क्या है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब रूल CSR कमेटी रूल 5, अब ये क्या कहता है जरा पढ़ो। द कंपनीज मेंशन इन रूल 3 शेल कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी। पहले ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, रूल 3 ये रहा जो ऊपर 135 सेक्शन 1 पढ़ा ना, लिखा हुआ है रेड विद रूल 3। तो कह रहा है जो ऊपर कंपनियां रूल 3 में कवर हैं, और ये कौन सी कंपनियां कवर हैं? वही जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। कह रहा है उन्हें CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, ये हमें ऑलरेडी पता है। और नीचे क्या बोल रहा है, और नीचे क्या बोल रहा है, कह रहा है उस कंपनी को CSR कमेटी बनानी है, और उस कमेटी में क्या होगा, अ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 135 व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall have its CSR कमेटी विदाउट सच डायरेक्टर। क्या बात हमारे को ऑलरेडी पता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो आपकी CSR कमेटी के अंदर 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। और अगर आपकी कंपनी में आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आपकी CSR कमेटी में 2 या 2 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर होने चाहिए। ये बात हमारे को ऑलरेडी पता है कि अगर हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 3 या 3 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर, 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए उस CSR कमेटी में, जिसमें से एक कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो 2 या 2 से ज्यादा नॉर्मल डायरेक्टर होना चाहिए, बात हमें ऑलरेडी पता है। तो वो यही कह रहा है नीचे
कि अगर आपकी कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आपकी सीएसआर कमेटी बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी चल जाएगी। पहली बात तो ये बता रहा है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ऊपर 2 या 2 से तो नॉर्मल डायरेक्टर से काम चल जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, अ प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी विद 2 सच डायरेक्टर। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको एक बात पता है कि सर प्राइवेट कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना होता, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो सकता है अगर वो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया में आती है। अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो सकता है और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना होता, और आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक में मिनिमम 3। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी है जहां पे 2 ही डायरेक्टर हैं, तो अगर वही उन दोनों डायरेक्टर को सीएसआर कमेटी में डालना चाहे तो डाल सकती है, उसको ज्यादा अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। ये बात तो हमारी वैसे यहां से भी निकल के आ सकती है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है अ कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इट शैल हैव इन इट्स सीएसआर कमेटी 2 और मोर डायरेक्टर, मतलब नॉर्मल डायरेक्टर। और आपको पता है प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते नहीं है, तो इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वहां पे जो नॉर्मल डायरेक्टर है अगर वो 2 ही हैं तो वही दोनों सीएसआर कमेटी में भी चले जाएंगे। आपको उससे ज्यादा अगर आपके पास डायरेक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं से ही काम हो जाएगा, वो ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दीज रूल्स the CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which one shall be specified under clause D of subsection 1 section 380 of the act and another person shall be nominated by the foreign company। यहां पे लिखा है ना 1 person shall be specified under clause 381D। ये 1 person पता है कौन होता है? रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी कंपनी सीएसआर कमेटी बना रही है और वो फॉरेन कंपनी है, मतलब कोई बाहर की कंपनी है जो इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है और उस फॉरेन कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं, तो उसमें एक डायरेक्टर रेजिडेंट होना चाहिए और एक डायरेक्टर ऐसा होगा जो फॉरेन कंपनी अपॉइंट कर सकती है अपने हिसाब से। अब हम नीचे आगे बढ़ते हैं कि सीएसआर कमेटी करती क्या है। द सीएसआर कमेटी shall formulate and recommend to the board an annual action plan in pursuance of its CSR policy which shall include the following namely। तो वो क्या कह रहा है, आपकी कंपनी की जो सीएसआर कमेटी बनेगी, आपकी कंपनी की जो सीएसआर कमेटी बनेगी वो क्या करेगी, एक एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी। लिखा ना फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का मतलब क्या है, बनाएगी। एनुअल एक्शन प्लान, एनुअल एक्शन प्लान मीन सीएसआर कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कहां कंट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा लगाना है, कहां कहां लगाना है, वगैरह वगैरह, इसे हम बोलते हैं एनुअल एक्शन प्लान। और ये एनुअल एक्शन प्लान बनाने के बाद किसको रेकमेंड करेगी, बोर्ड को। बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स को। तो आपकी कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब वो सीएसआर कमेटी एक एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी और उस एनुअल एक्शन प्लान को बनाकर किसके आगे रख देगी, डायरेक्टर के आगे, रेकमेंड करेगी डायरेक्टर्स को। इसका मतलब फाइनल अप्रूवल डायरेक्टर ही देंगे, हां या ना, कि ये प्लान ओके है या नहीं है, फाइनल अप्रूवल डायरेक्टर से ही मिलेगा। अब उस प्लान में क्या क्या कवर होगा जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, द लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स दैट आर अप्रूव्ड टू बी अंडरटेकन इन एरियाज और सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ दैट। आपको एक बात याद होगी, मैंने एक बात बताई थी कि आपकी कंपनी अगर सीएसआर में पैसा लगाना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी मुंह उठाकर कहीं पे भी पैसा लगा देगी। आपकी कंपनी सिर्फ वही पैसा लगा सकती है उन एक्टिविटीज के अंदर जो इस एक्ट के शेड्यूल 7 में मेंशन है, जो इस एक्ट के शेड्यूल 7 में मेंशन है। तो पहले तो वो ये कह रहे हैं कि आप जो एनुअल एक्शन प्लान बना रहे हो उस प्लान के अंदर शेड्यूल 7 में से आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज को फाइनल करा है उनका नाम लिख दो कि आप यहां यहां पैसा लगाओगे। तो पहले ना मैं आपको शेड्यूल 7 पढ़वा ही देता हूं, हाथों हाथ आपको शेड्यूल 7 पढ़वा देता हूं क्योंकि इसका कनेक्शन आ ही रहा है। ये रहा लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, और ये ना आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। पेपर के अंदर ना कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यहां पर ना लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी में बड़े सारे पॉइंट डले हुए हैं। पेपर में ना कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको कुछ पॉइंट दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये शेड्यूल 7 में आता है या नहीं आता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको शेड्यूल 7 याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में इस पे क्वेश्चन बन जाता है अलग से। तो अब लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो सम एक्टिविटीज आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 एज द एक्टिविटीज व्हिच में बी इंक्लूडेड बाय द कंपनीज इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी। आ गई ना बात। तो कह रहा है जब भी कोई कंपनी सीएसआर कंट्रीब्यूट करने जाएगी तो आपको पता है उसे सीएसआर कमेटी बनानी है, प्लस उसे एक एनुअल एक्शन प्लान बनाना है जिसके अंदर वो ये बताएगी
कि भैया वो सीएसआर का पैसा कहां कहां लगाएगी, और उसी के अंदर शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज बताई हुई हैं। तो वो उसी को हम सीएसआर पॉलिसी की भी गिनते हैं कि इसी एनुअल एक्शन प्लान को ही हम सीएसआर पॉलिसी मानते हैं कि हम ये पैसा कहां कहां लगाएंगे, इसी को हम सीएसआर पॉलिसी भी बोलते हैं। तो वो पैसा कहां कहां लगेगा, जरा इसको पढ़ते हैं, सीधा यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है वाइड रेंज ऑफ आइटम्स कवर है इसके अंदर। पहला, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। अगर आप भूखमरी खत्म करना चाहते हो, गरीबी खत्म करना चाहते हो और आप उससे रिलेटेड कोई मेजर्स लेना चाहते हो गरीबों का भला करने के लिए, तो वो शेड्यूल 7 में कवर है, आप कर सकते हो। इसमें आगे और क्या लिखा है, प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अच्छा, हेल्थ केयर क्या होता है? आप गली मोहल्ले के अंदर छोटे मोटे डिस्पेंसरी टाइप बनवा सकते हो, अगर आपके पास फंड्स है तो छोटे मोटे मोहल्ला क्लिनिक बनवा सकते हो, जैसे दिल्ली सरकार ने बनवाए थे। इस टाइप के लिए आप इनके लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्लस इसके अलावा एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता होगा भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए थे, स्वच्छ भारत कोष लेकर आए थे, जिसके अंदर आपको पता है आज भी बहुत सारे विलेजेस के अंदर टॉयलेट्स नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है। तो अगर आप उन सारे मेजर्स में पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो शेड्यूल 7 के अंदर आता है, आपका सीएसआर का पैसा वहां लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? वो जो आपने देखा होगा ना, डिसेबल बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन दी जाती है। प्लस एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स। एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स मींस वो जो गली मोहल्ले में आप टेलर का कोर्स सीख लो, है ना, आप ये एक एम्प्लॉयमेंट वोकेशनल स्किल है। आपको आजकल अकाउंटिंग का कोर्स सीख लो बेसिक, ये भी एम्प्लॉयमेंट वोकेशनल स्किल है। आप पेंटिंग का कोर्स सीख लो, क्राफ्ट सीख लो, कुछ ये सब एम्प्लॉयमेंट वोकेशनल स्किल में आते हैं। अमंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स। लाइवलीहुड मींस अगर आप रोजमर्रा का जो रहना बसरना होता है बंदे का, अगर आप छोटी मोटी एक्टिविटीज ताकि बंदे को उससे रोजगार मिल सकेगा, आप किसी ऐसी स्किल के अंदर पैसा लगाना चाहते हो, जैसे आप मोहल्ले के अंदर आप वुमेन्स को बोलो कि भैया आप ट्रेनिंग ले लो किसी ट्रेलर के पास, आप सिलाई मशीन का काम सीख लो, पैसे हम देंगे, वगैरह वगैरह। आप कंप्यूटर का काम सीख लो, आप किसी जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर लेना, पैसे हम देंगे। तो इस तरीके के आप प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, वो भी सीएसआर में आता है। और आगे बढ़ते हैं। और क्या आता है सर इसके अंदर? और क्या आता है सर? नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, empowering women, setting up homes and hostel for women and orphans। orphans तो समझते हो ना, अनाथ बच्चे। एंड सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स। अगर आप इंडिया के अंदर ओल्ड एज होम्स क्रिएट करना चाहते हो, वुमेन इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हो, गरीब बच्चों के लिए रहने का घर बनाना चाहते हो, प्लस इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लोगों के लिए, जो बहुत पिछड़े इलाके के लोग हैं, जो गरीबी से बहुत जूझ रहे हैं, उनका कुछ भला करना चाहते हो और उसमें कुछ पैसा लगाना चाहते हो, लगा सकते हो। नेक्स्ट, ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora, fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources, maintaining quality of soil, air and water, including contribution to clean Ganga fund set up by the central government for rejuvenation of river Ganga। आप गंगा को क्लीन कराने के लिए पैसा देना चाहते हो, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कराने के लिए पेड़ लगाना चाहते हो, आप फ्लोरा फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा लगाना चाहते हो, आप एनिमल्स के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हो, आप नेचुरल सोर्सेज जैसे पेट्रोलियम वगैरह है उसके लिए कुछ बचाने के लिए कुछ करना चाहते हो, आप कुछ जमीन का सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ताकि फार्मर्स अच्छी क्रॉप्स उगा सकें, एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ पैसा देना चाहते हो, दे सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग साइट्स ऑफ, जैसे हमारे को पता ना आपको नेशनल हेरिटेज क्या है, लाल किला, ताजमहल, ये सब नेशनल हेरिटेज है। अगर आप इन सबको, इनकी बिल्डिंग्स को रिपेयर करवाना चाहो, इन सबको क्लीन करवाना चाहो, इन सबके लिए कुछ प्रोटेक्ट करने के मेजर्स लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट, मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस। आप आर्म वालों, आर्मी वालों को पैसा देना चाहो उनके भले के लिए, विडोज के लिए, जो वॉर विडोज हैं, मतलब जिनके घर वाले वॉर में गुजर गए, उनके लिए पैसा देना चाहो, उनके डिपेंडेंट, उनके बच्चों के लिए कुछ पैसा देना चाहो, आप आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए पैसा देना चाहो, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पैसा देना चाहो, और उनके डिपेंडेंट्स और उनकी विडोज के लिए पैसा देना चाहो तो दे सकते हो, ये भी शेड्यूल 7 में कवर है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स। रूरल स्पोर्ट जैसे कबड्डी हो गया, जैसे साउथ के स्पोर्ट्स है जाली काटू, ऐसे अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स हैं अलग अलग जगहों पे। तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, सारे तरीके के नेशनल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट वगैरह। अब बड़े स्पोर्ट्स
रूरल स्पोर्ट्स, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहो, आप उसके लिए पैसे देना चाहो दे सकते हो। नेक्स्ट, ये तो आपको बहुत फेमस फंड है, अगर आप पीएम केयर फंड में पैसे देना चाहो तो वो भी इसी के अंदर आएगा। आप लोगों ने देखा होगा वो जब कोविड हुआ था तो उसके लिए एक फंड सेटअप किया गया था, पीएम केयर फंड, जिसमें कोविड पेशेंट्स के लिए आप डोनेशंस दे दो सरकार को और सरकार उससे कोविड पेशेंट की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाएगी। वो फंड बना था ना, तो अगर आप पीएम केयर फंड में कोई पैसा देना चाहो, प्लस इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के भले के लिए कुछ पैसा देना चाहो तो दे सकते हो। ये भी किसमें आएगा? शेड्यूल 7 में आएगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर समझते हो? जो रिसर्च करते हैं, नए नए लोग जो अभी R&D में आते हैं, देश के लिए कुछ नई इन्वेंशन करते हैं, आप ऐसे लोगों को पैसा देना चाहो, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए पैसा देना चाहो, इंजीनियरिंग मेडिसिन फंडेड के लिए सरकारी संस्थाओं को पैसा देना चाहो दे सकते हो। इसके अलावा आप कुछ यूनिवर्सिटीज को पैसा दे सकते हो, IIT, नेशनल लैबोरेटरी एंड ऑटोनोमस बॉडीज, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर बॉडीज लाइक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप पैसा देना चाहो तो दे सकते हो। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट, आप गांवों को डेवलप करना चाहो, स्लम एरिया, हर एक बड़े शहर में स्लम एरियाज होते हैं, आप उनके झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया को ग्रो करना चाहो। गांवों में जो पिछड़े इलाके हैं वो रूरल एरिया में आ गए, बड़े बड़े शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी हैं वो स्लम एरिया में, अगर आप इनको हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, अगर आप उसमें भी हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें शेड्यूल 7 के अंदर हैं और आप इनमें से किसी भी एक्टिविटी के अंदर पैसा लगा सकते हो, इसमें से किसी भी एक्टिविटीज में पैसा लगा सकते हो। हाउएवर, मगर ये ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन डिटरमाइनिंग CSR एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप CSR के लिए पैसा लगाना चाहते हो, preference would need to be given to the local areas and the areas around where the company operates। अगर आप CSR के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पहली प्रेफरेंस लोकल एरिया को दो जहां पे आपकी कंपनी ऑपरेट हो रही है। जैसे मान लो अगर आपकी कंपनी दिल्ली में ऑपरेट हो रही है तो आप दिल्ली के स्लम एरिया में या दिल्ली के आसपास के चीजों के लोगों के वेलफेयर के लिए आप पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि मुंबई के लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा लगाओ, पहली प्रायोरिटी आप CSR कंट्रीब्यूट करने के लिए लोकल लोगों को दो। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया के लोगों को जरूरत नहीं है तो आप दूसरे शहर की तरफ जाओ। और नीचे एक क्लैरिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, इस क्लैरिफिकेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ये एक MCA ने क्लैरिफिकेशन दी थी। क्लैरिफिकेशन क्या है? एज पर MCA क्लैरिफिकेशन इशूड बाय MCA ऑन 18 जून 2014 फॉलोइंग में बी नोटेड विद रिगार्ड टू द प्रोविजन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 135। अभी क्या है? ऑफ इवेंट सच एज मैराथन्स, अवार्ड, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप, टीवी प्रोग्राम्स do not qualified as a part of CSR expenditure। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपकी कंपनी टीवी एडवर्टीजमेंट में अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है और या आपकी कंपनी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन कर रही है, दिखाकर कि हम चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन वो इस शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटीज में नहीं लगा रही, तो वो CSR नहीं है। या आपकी कंपनी कोई स्पॉन्सरशिप दे रही है, वो भी अलाउड नहीं है। या आपकी कंपनी कोई मैराथन ऑर्गेनाइज कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही थी, रेस ऑर्गेनाइज करती थी, मैराथन ऑर्गेनाइज करती थी और उसके अंदर अपने ही कंपनी के टी-शर्ट्स, अपने ही कंपनी के ब्रांडिंग की साइकिल्स या बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराती थी, वाटर बॉटल अपनी ब्रांडिंग की रहती थी, तो वो CSR कंट्रीब्यूशन कम, एडवर्टीजमेंट ज्यादा लगती थी, वो अलाउड ही नहीं है। प्लस इसके अलावा एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनीज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन सच एज लेबर लॉज, लैंड आर नॉट काउंट एज CSR एक्सपेंडिचर। अब आपको पता होगा ये जो CSR के हमने शेड्यूल 7 की एक्टिविटी पढ़ी, ये तो कुछ है, प्लस के अलावा इंडिया में लेबर लॉज है जो लेबर के भले की बात करते हैं। अगर आपकी कंपनी के ऊपर लेबर लॉ लग रहा है और आपकी कंपनी को लेबर लॉ के अकॉर्डिंग अगर लोगों का भला करना पड़ रहा है और वहां पे खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा है, वो इन शेड्यूल 7 में कवर नहीं है, मतलब वो CSR में काउंट नहीं होगा। जैसे आपकी कंपनी एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी देती है या परमानेंटली अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता हुआ डिसेबल हो जाए तो लेबर लॉ बोलते हैं कि उस एम्प्लॉय को, क्योंकि वो आपकी कंपनी में काम करता हुआ डिसेबल हुआ है, तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो अब आपकी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि ये वाला पैसा जो हम दे रहे हैं CSR में से दे रहे हैं, नहीं,
वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपकी कंपनी को, वो सीएसआर में कवर नहीं होगा, वो तो एक्स्ट्रा जो आपकी ड्यूटी बनती है वो तो आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब सीधी सी भाषा में उस नोट में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी और लॉ के अंदर आपके ऊपर कोई ड्यूटी बनती है लोगों का वेलफेयर करने की, तो वो तो आपको करनी ही है, उसको हम सीएसआर में जोड़ के काउंट नहीं कर सकते। ये सीएसआर वाला पैसा आपको अलग कंट्रीब्यूट करना है जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज बताई है वहां पे। ठीक है जी, तो अब शेड्यूल 7 तो हमारा हो गया पूरा खत्म। अब ऊपर चलते हैं वापस। तो हमने सबसे पहले तो हमने शेड्यूल 7 की सारी एक्टिविटीज ही पढ़ ली। तो अब ये जो हम पढ़ रहे थे कि जो एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी सीएसआर कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड करेगी, उस प्लान के अंदर क्या होगा, पहले तो हमने ये देखा कि सर सीएसआर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट होगी और शेड्यूल से, और वो लिस्ट के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपने देख लिया शेड्यूल 7 में बड़ी सारी एक्टिविटीज हैं कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज फाइनल करी, अब आप उसका नाम डाल दो इसमें प्लान के अंदर। प्लस मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट और प्रोग्राम एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 4। सर यहां पे लिखा है ना रूल 4 सब रूल 1। अब ये रूल 4 क्या है अगर आपको पता हो, यहां पे तो मैंने डाल नहीं रखा शायद, लेकिन तुम्हें नॉलेज के लिए बताता हूं, तुमने सीधा रूल 5 से स्टार्ट करा है, रूल 4 नीचे डला हुआ कहीं नहीं डला, तो मैं तुम्हें बता देता हूं रूल 4 के अंदर क्या नहीं। रूल 4 के अंदर सिर्फ इतना ही है कि आपने जो सुपर सीएसआर एक्टिविटी यही है, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये रूल 4 ही पढ़ रहे हैं हम, जो पढ़ रहे हैं ना ये सीएसआर कमेटी, इसके अंदर इससे पहले एक रूल 4 हुआ करता था, वो मैंने हटा दिया क्योंकि अब कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बताया था ये पॉइंट है क्या। ये लिखा है ना मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट ऑफ सच प्रोग्राम्स, बस इसको इतना ही याद रखो, इसके आगे की लाइन काट दो ताकि तुम पेपर में भी ना लिख के आ जाओ, फिर तुम कंफ्यूज होगे। बस इतना ही याद रखो कि आपने जो सीएसआर एक्टिविटीज फाइनल करी हैं, अब वो पैसा एग्जीक्यूट कैसे करोगे, मतलब पैसा लगाओगे कैसे, कितना कितना लगाओगे। मान लो आपने 4 एक्टिविटी फाइनल करी, आप गंगा को भी क्लीन करवाओगे, आप गरीब बच्चों को भी पढ़ाओगे, है ना, आप हेरिटेज नेशनल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करोगे, तो आपने मान लो 3-4 एक्टिविटी फाइनल करनी, तो कितना कितना पैसा कहां लगाओगे, कैसे लगाओगे, वो सब आप फाइनल करो, उसे हम बोलते हैं मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट मोडालिटीज यूटिलाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल्स। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल्स का मतलब है कि कितना कितना पैसा लगाओगे, एक ही बार में पूरा लगा दोगे या स्टेप वाइज लगाओगे, पहले 25% फिर 30% ऐसे करके, फिर उसके बाद जब पैसा लगा दिया है उसकी मॉनिटरिंग करोगे कि उसको, जब आपने देखो आपकी कंपनी तो पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा यूज करने वाले तो कंपनी के कुछ एम्प्लॉय होंगे, अब वो एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे, उसकी मॉनिटरिंग करना, प्लस उनको बोलना कि भैया तुम रिपोर्टिंग करो टाइम पे कि तुमने वो पैसा ढंग से ढंग की सही जगह पे लगाया है नहीं लगाया। फिर फाइनली उसकी इंपैक्ट असेसमेंट करना। इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी ने जो सीएसआर में कंट्रीब्यूट करा था, अब आपकी कंपनी उसका इंपैक्ट चेक करना चाहती है कि उससे कितने लोगों का भला हुआ, क्या भला हुआ, तो आप उसकी एक रिपोर्ट बनवा सकते हो, उसे हम बोलते हैं इंपैक्ट असेसमेंट, तो वो भी आप कर सकते हो। और नीचे एक चीज ये लिखी हुई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहें तो इस प्लान को जो इस सीएसआर कमेटी ने बनाया है वो कभी भी अगर चाहे तो ऑल्टर कर सकते हैं, और सीएसआर कमेटी को जस्टिफिकेशन देने के बाद कि भैया हम तुम्हारे प्लान को क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे की बात अगले लेक्चर से करेंगे। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। अगले लेक्चर के अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। बाकी जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।